Let's continue our discussion, but before that, if you have any queries, any sort of questions, then you could reach out to us, drop us a message. Our team is going to reply you, I am going to reply you. And even if you need any sort of counseling, or if you have any suggestion that could improve our courses, then you could write it down and you could tell us, so that we know what sort of experience you are expecting and how we could improve your experience with Nearpeer. So make sure you do that. And without further discussion, let's continue our topic. We have provident fund here. Before that, we discussed gratuity. ग्रेचुटी क्या थी हमारे पास? कुछ चीज़ें जो ग्रेचुटी की फॉर्म में एम्प्लॉयर से रिसीव होती हैं, उनको किस तरह से ट्रीट करना था, अप्रूव्ड को किस तरह करना था, अनअप्रूव्ड को किस तरह करना था, ये सारी चीज़ें हमने ग्रेचुटी में डिस्कस की थी. अब हमारे पास प्रोविडेंट फंड आ गया है. ये भी एक तरह का रिटायरमेंट बेनिफिट ही है, लेकिन इसका क्या डिफरेंस है और प्रोविडेंट फंड होता क्या है, इसको पहले हम समझ लेते हैं ताकि हम इसकी ट्रीटमेंट को भी समझ सकें. तो प्रोविडेंट फंड आप एक कंसीडर कर लें, एक बॉक्स है जिसके अंदर कुछ पैसे एम्प्लॉयर डालता है, कुछ पैसे एम्प्लॉई डालता है. ये दोनों मिलके इसके अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं. ये जो कंट्रीब्यूशन है इसे इन्वेस्ट कर दिया जाता है और इस पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो एम्प्लॉई रिसीव करता जाता है. एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट है कि वो इंटरेस्ट भी रिसीव करता जाता है ईयरली बेसिस पे, और जो लम सम अमाउंट होती है वो भी एट दी एंड उसे मिल जाती है. इसे एक्यूमुलेटेड अमाउंट कहते हैं. ठीक है. ऐसा भी हो सकता है कि इंटरेस्ट इसी में एक्यूमुलेट किया जाता हो और कुछ हिस्सा एम्प्लॉय को मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे दिया जाता हो, रिमेनिंग एक्यूमुलेटेड बैलेंस में डाला जाता हो और इस तरह वो फंड इंक्रीज होता जाता हो हर साल. तो क्या है कि इसमें हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट हैं? एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉयर है, उसमें एक फंड है, ठीक है, जिसे हम एक्यूमुलेटेड अमाउंट कह रहे हैं, और उसके ऊपर एक इंटरेस्ट मिलता है. इन सारों की ट्रीटमेंट अलग अलग हैं, इसलिए ये कंपोनेंट समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप प्रोविडेंट फंड को अच्छे तरीके से समझ सकें. इसके अलावा प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट के केस में अलग ट्रीट होगा, रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अलग तरीके से ट्रीट होगा, और अनरिकग्नाइज्ड फंड जो है वो अलग तरीके से ट्रीट होगा. तो इनकी ट्रीटमेंट हम सीखते हैं. ये बॉक्स इसी तरह बुक में दिया हुआ है, आपने भी इसी तरह याद रखना है, और पेपर में आप जाते साथ इसे ड्रॉ कर सकते हैं ताकि आपको भूले ना चीज़ें. और अगर आपको लगता है कि नहीं भूलता तो फिर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये काम मैं करती होती हूँ कि मुझे अगर पता हो कि ये चीज़ मुझे लेटर ऑन भूल जाएगी स्ट्रेस की वजह से या किसी और वजह से, तो मैं जाते साथ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो अपनी आंसर शीट के एंड पे लिख लेती होती हूँ रफ वर्क में, और बाद में अगर वो क्वेश्चन में टेस्ट हुई भी हों तो वेल, और अगर नहीं है तो कुछ लूज़ नहीं कर रहे होते आप. लेकिन आपने पक्का याद करना है, अगर आपको याद रहे तो ज़्यादा बेहतर है ताकि आप वो टाइम भी सेव कर सकें अपने पेपर में. तो हमारे पास क्या है, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन है. एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन की कोई ट्रीटमेंट नहीं होती. क्यों ट्रीटमेंट नहीं होती? इसलिए नहीं होती क्योंकि एम्प्लॉय अपनी सैलरी में से कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, वो ऑलरेडी टैक्सड होता है. ठीक है. तो इसकी आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी. इसके अलावा गवर्नमेंट के केस में सारा का सारा एग्जैम्प्ट. गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई भी फंड रिसीव होगा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट, एक्यूमुलेटेड बैलेंस, सारा का सारा एग्जैम्प्ट. अनरिकग्नाइज्ड को देख लेते हैं. अनरिकग्नाइज्ड के केस में क्या है, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इंटरेस्ट जो साल के दौरान रिसीव होगा उसकी भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन एंड पे जो इंटरेस्ट और जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस इसे रिसीव होगा वो पूरा का पूरा चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा. लेकिन इसमें सिर्फ जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो चार्जेबल टू टैक्स होगा. तो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि एक अली है और ज़ुबैर हैं, ये दोनों दोबारा आ गए. पूरे चैप्टर में हमने अली और ज़ुबैर से एग्जांपल समझी, और अली को ज़ुबैर प्रोविडेंट फंड के बिहाफ पे देता है 50 लाख आखिर में. अब इसकी एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो गई है या फिर जो भी केस हुआ है, लेकिन इसे 50 लाख मिल रहा है इन ल्यू ऑफ प्रोविडेंट फंड. ये इसका एक्यूमुलेटेड बैलेंस था, और इसे 20 लाख रुपया दे रहा है एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट. ठीक है. अब ये सारा चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा,
लेकिन अगर इस 50 लाख में अली का कंट्रीब्यूशन है 25 लाख और 25 लाख ज़ुबैर का कंट्रीब्यूशन है, तो फिर क्या होगा, 25 लाख जो ज़ुबैर का कंट्रीब्यूशन है वो, और 20 लाख रुपया इंटरेस्ट, यानी 45 लाख चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा हमारे पास। क्या हो जाएगा, 45 लाख चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा। तो इस तरह आपने देखना है कि अनरिकग्नाइज्ड के केस में बाकी सारे बॉक्सेस फ्री हैं, यानी बाकी सारे बॉक्सेस की कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सिर्फ एक बॉक्स जो एंड वाला है जिसमें एक्यूमुलेटेड बैलेंसेस हैं वो चार्जेबल टू टैक्स हो रहा है और वो फुली चार्जेबल टू टैक्स है। इसी का ऑपोजिट हमारे पास रिकग्नाइज्ड में आ रहा है कि इसमें एक्यूमुलेटेड बैलेंस का कुछ नहीं करना, फुली एग्जेम्प्ट होंगे, राइट। तो ऑपोजिट केस हो गया हमारे पास इतना। अब ये बॉक्स कंप्लीट हो गया, रिमेनिंग ये रह गया है, एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है ये, यहाँ से टेस्ट करता है। और अक्सर जो है स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, समटाइम्स तो याद ही नहीं रहती कि रिकग्नाइज्ड कौन सा था और अनरिकग्नाइज्ड कौन सा था, तो मिक्स हो जा पेपर में मिक्स हो रहा होता है, और या फिर ट्रीटमेंट गलत करके आ जाते हैं। तो आपने ट्रीटमेंट गलत नहीं करनी। इसमें देखें, लिमिट ऑन एम्प्लॉयर्स ईयरली कंट्रीब्यूशन इज 150,000 और 1/10 ऑफ द बेसिक सैलरी, कि एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है। हमने बात की थी इस बॉक्स में एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है, 1,50,000 या फिर अली की सैलरी का 1/10, विच एवर इज लोअर, वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, रिमेनिंग चार्जेबल टू टैक्स होगा। लेट्स से अली की सैलरी का 1/10 आता है 2 लाख रुपया, तो जो इसमें लोअर है वो एग्जेम्प्ट होगा, बाकी का चार्जेबल टू टैक्स होगा। इसे हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। और एग्जांपल क्या है, तलहा हैज़ अ बेसिक सैलरी ऑफ 30,000 पर मंथ, ये इसकी बेसिक सैलरी है। हिज डियरनेस अलाउंस इज 5,000 पर मंथ, डियरनेस अलाउंस भी से मिलता है। एक चीज़ याद रखें, प्रोविडेंट फंड में बेसिक सैलरी भी लेनी है प्लस डियरनेस अलाउंस भी लेना है, दोनों की जो टोटल अमाउंट आएगी उसका 1/10 लेना है आपने, और इंटरेस्ट के केस में 1/3 लेंगे। तो क्या है, डीएनएस अलाउंस भी ऐड होगा, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोविडेंट फंड में कि डीएनएस अलाउंस भी ऐड करना है। बाकी चीज़ों में हमारे पास डीएनएस अलाउंस नहीं ऐड हो रहा होता, ग्रेचुटी में नहीं ऐड हो रहा होता, और कहीं भी नहीं हो रहा होता। यहाँ पे हमने क्या करना है, 1/10 ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। और क्या है, ही एंड हिज एम्प्लॉयर बोथ कंट्रीब्यूटेड 5,000 इन रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। किस प्रोविडेंट फंड में, आप रिकग्नाइज्ड, पेपर में हाईलाइट किया हुआ नहीं लिखा होगा, आपने खुद डिटरमिन करना है रिकग्नाइज्ड है या अनरिकग्नाइज्ड है। लिखा हुआ होगा लेकिन हाईलाइट नहीं किया होता, जल्दी में गलत पढ़ के उसकी सोल्यूशन लिख के आ जाते हैं, फिर हम कहते हैं कि नहीं हमने तो सही करके किया था, पता नहीं क्यों गलत हो गया, पता नहीं क्यों फेल हो गए। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये आप गलत कराते होते हैं पेपर के अंदर, इसीलिए आपका पेपर अच्छा नहीं होता या पेपर फेल हो रहा होता है। तो क्या टोटल इंटरेस्ट क्रेडिट, अच्छा इंटरेस्ट वाली अभी हमने नहीं की, यहाँ तक इसको सॉल्व कर लेते हैं। बेसिक सैलरी 3,60,000 हमने लिख दी 12 से मल्टीप्लाई करके, डियरनेस अलाउंस लिख दिया, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस अगर करें तो हमारे पास आ जाता है 4,20,000 रुपये। और हमने कहा है कि जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इस केस में है वो चार्जेबल टू टैक्स है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन चार्जेबल टू टैक्स नहीं है, यानी इन दोनों ने 5,000 रुपये पर मंथ कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन जो तलहा ने कंट्रीब्यूट किया है वो चार्जेबल टू टैक्स नहीं होगा, जो उसके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया वो चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा। लेकिन कितना, एक तो उसने कंट्रीब्यूट किया है 5,000 इंटू 12 करके 60,000, ये इसका क्या था, टोटल कंट्रीब्यूशन। इसमें से एग्जाम्प्ट उसे कितना होगा, 150,000 एग्जाम्प्ट होगा, या फिर 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस, जो कि 42,000 आ गया। तो 60 और 42 में से माइनस कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 18,000। क्यों 42,000 क्यों लिया हमने, क्योंकि 150 और 42,000 में से लोअर क्या था, 42,000, 42,000 को टोटल कंट्रीब्यूशन में से लेस कर देना है। तो किस तरह से हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया कि टोटल कंट्रीब्यूशन लेस, क्या लेस कर रहे हैं, 150,000 और 1/10 ऑफ
बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस विच एवर इज लोअर, जो भी इनमें से लोअर है। इसमें इस केस में हमारे पास 42,000 लोअर था, इसलिए हमने 42,000 लिख दिया। किसी और केस में अगर हमारे पास 150 लोअर होता, लेट से यहाँ पे होता 4,20,000, तो फिर क्या करते, 150,000 को लेस कर लेते यहाँ से। इस तरह से आपने ट्रीट करना है। इंटरेस्ट की ट्रीटमेंट देख लेते हैं। इंटरेस्ट की क्या ट्रीटमेंट है। इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट होगा हायर ऑफ, जो भी इंटरेस्ट उसे रिसीव हुआ ईयरली बेसिस का इंटरेस्ट है, ये देख लें, एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट नहीं है। पेपर में देखना है कि एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट है या ईयरली बेसिस का। तो रिकग्नाइज्ड के केस में एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट का तो कुछ नहीं करना, लेकिन ईयरली इंटरेस्ट का क्या करना है, एग्जाम्प्ट होगा अप टू द हायर ऑफ। इस केस में हायर है, अपर वाले केस में लोअर था। कितना, 16% ऑफ इंटरेस्ट और 1/3 ऑफ द बेसिक सैलरी। 16% अलाउड है। इससे ज़्यादा अगर रेट आपके पेपर में आएगा तो आपने उसे 16% पे लाना है और बेसिक सैलरी का 1/3 फाइंड आउट करना है, और उसमें से आप देखेंगे कि कौन सा एग्जाम्प्ट है और कौन सा चार्जेबल टू टैक्स है। तो इसको भी एग्जाम्पल से सीखते हैं ताकि आपको समझ आए। थ्योरेटिकली नहीं समझ आती होती ये चीज़ें, प्रोविजंस हैं। तो कैसे है देखिए, टोटल इंटरेस्ट क्रेडिटेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 20,000। इसने पूरा साल कितना इंटरेस्ट रिसीव किया, 20,000 एट द रेट ऑफ 21% पर एनम। कितना हमें अलाउड है, 16%। हमें गिवन जो है वो 21% पे है। तो इसको 16% पे कैसे लाएं, आसान सा तरीका है। 20,000 को डिवाइड कर दें 21% से और मल्टीप्लाई कर दें 16% से, तो हमारे पास 16% आ जाएगा। अब देखें, इंटरेस्ट क्रेडिटेड कितना था, 20,000, और हमने कहा था इसे एग्जेम्प्ट कितना है, हायर ऑफ 16% जो हमने फाइंड किया, या फिर 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस, जो कि हमारे पास 1,40,000 आ गया। तो अब इसे इनमें से हायर जो है वो एग्जेम्प्ट है, तो हायर क्या है, 140,000 हायर है, इसे एग्जेम्प्ट होगा। तो अब देखें कि रिसीव इसने 20,000 किया, एग्जेम्पशन इसे 1,40,000 की है। अब क्या करें, चूंकि एग्जेम्पशन वाली अमाउंट ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा, कुछ भी चार्जेबल टू टैक्स नहीं होगा। अगर एग्जेम्पशन की अमाउंट कम होती तो जो रिमेनिंग डिफरेंस होता वो चार्जेबल टू टैक्स हो जाता, जैसे यहाँ पे हुआ था। तो इस तरह से आपने इस प्रोविजन को देखना है। रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में इस तरह होता है। अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में हमने क्या कहा था कि एक्यूमुलेटेड बैलेंसेस के ऊपर आपकी टैक्सेबिलिटी होती है। तो इस प्रोविजन को भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या है, सारा हैज़ अ बेसिक सैलरी ऑफ 80,000 पर मंथ। 80,000 सारा की सैलरी है। हर डीएनएस अलाउंसेस 10,000, महंगाई अलाउंस उसे कितना मिलता है, 10,000। शी एंड हर एम्प्लॉयर बोथ कंट्रीब्यूटेड 5,000 ईच इन एन अनरिकग्नाइज्ड फंड। ठीक है, अनरिकग्नाइज्ड फंड के अंदर उसने कंट्रीब्यूट किया। तो जब अनरिकग्नाइज्ड फंड का नाम आए ना, आपने बाकी चीज़ें जूम आउट कर देनी है और आपने देखना है सिर्फ एक बॉक्स जो कि एक्यूमुलेटेड बैलेंसेस वाला है, बस वो बॉक्स आपने देखना है। ठीक है, इन द करंट ईयर शी रिसीव्ड 500,000 एज एन accumulated balance with respect to unrecognized provident fund। 500,000 इसे मिला है accumulated balance, यानी हमारा कंसर्न एरिया आ गया। ये वाला इस केस में हमारा कंसर्न एरिया नहीं होता, इसकी ट्रीटमेंट ही नहीं है, ये एग्जाम्प्ट है। अच्छा, ट्रीटमेंट नहीं है इसकी, सॉरी। एज एन accumulated balance और आउट ऑफ विच 250 वॉज हर कंट्रीब्यूशन। 5 लाख इसने रिसीव तो किया, लेकिन 2.5 लाख इसका कंट्रीब्यूशन था 50%, और रिमेनिंग 250 जो था वो किसका कंट्रीब्यूशन था, वो इसके एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था। मीन्स कि इसके एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल हो जाएगा। इसके अलावा क्या टैक्सेबल होगा, शी ऑल्सो रिसीव्ड 160,000 इंटरेस्ट, तो ये भी क्या हो जाएगा, चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा। तो उसकी बेसिक सैलरी को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, जो भी अमाउंट आएगी उसमें ऐड कर देंगे 250,000 और 160,000 कौन सा, इंटरेस्ट। ये सारा चार्जेबल टू टैक्स हो गया अब इसके पास। तो इस तरह से प्रोविजन चलती है। और एक चीज़
ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन सेपरेटली मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करना चाह रही हूँ कि बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस प्रोविडेंट फंड में लेना है। खाली बेसिक सैलरी मत ले लीजिएगा, डियरनेस अलाउंस भी लेना है। डियरनेस अलाउंस ऐड करके 1/10 लें या 1/3 लें, जो भी केस है हमारे पास। इसके अलावा एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन मैंने आपको पहले बता दिया कि क्यों ट्रीट नहीं होता, इसलिए कि वो ऑलरेडी टैक्स्ड होता है। तो प्रोविडेंट फंड एग्जामिनर का बहुत फेवरेट पोर्शन है, आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और अगर आपको प्रोविजन याद होगी आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब हमारे पास एनविटीज़ आ गई हैं। एनविटीज़ सारी चार्जेबल टू टैक्स होती हैं, ऑलमोस्ट सारी चार्जेबल टू टैक्स होती हैं, किसी भी तरीके से रिसीव की हुई हो। सिर्फ एक एनविटी हमारी डिडक्शन अलाउड में आ जाती है, और उसकी ट्रीटमेंट जो है वो सेम ट्रीटमेंट है जैसी अप्रूव्ड पेंशन फंड की ट्रीटमेंट थी। ठीक है, अप्रूव्ड पेंशन फंड की जो ट्रीटमेंट थी, हमने कहा था कि अगर कोई पर्सन किसी अप्रूव्ड पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करता है, उस पे जो वो प्रीमियम पे करता है, उस प्रीमियम की बेसिस पे उसे मिलता होता है डिडक्टेबल अलाउंस। अगर आपको नहीं याद तो जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। ये वाली प्रोविजन क्या थी कि कोई भी एलिजिबल पर्सन जो हेड ऑफ सैलरी और इनकम से हेड ऑफ बिजनेस से इनकम डिराइव करता है और वो कंट्रीब्यूट करता है किसी प्रीमियम के अंदर, पेंशन फंड के अंदर, और उसमें कोई प्रीमियम पे करता है, तो उसे मिलता है एक टैक्स क्रेडिट। और टैक्स क्रेडिट क्या था? 20%। और इस तरह से ये फिर ऐड होता जाता था। 41 की एज से अगर पर्सन अबव होता था तो हम +2 ऐड करते जाते थे, और ऐड करते करते हमारे पास जो आ जाता था वो हम अप्लाई कर देते थे। तो क्या था कि यहाँ पे ये जो टैक्स क्रेडिट अलाउड है, ये सेम ट्रीटमेंट है एनविटीज़ की भी, कि अगर कोई अप्रूव्ड एनविटी फंड में प्रीमियम पे करता है तो उसे भी टैक्स क्रेडिट मिलेगा, और इसी तरह का ये प्रोसीजर होगा। ये वाली प्रोविजन हमने बहुत डिटेल में डिस्कस की थी, इसलिए मैं दोबारा इसको नहीं डिस्कस कर रही। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है इसमें तो टैक्स क्रेडिट के सेक्शन में से देख लें ये वाली प्रोविजन दोबारा से, लेकिन हम इसको दोबारा यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, बट सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए कि कौन सी प्रोविजन थी मैंने यहाँ पे ये ऐड की हुई है। और इसी तरह की ट्रीटमेंट एनविटी के केस में होती है अगर कोई प्रीमियम पेड हो। तो यहाँ पे मैंने डिडक्शन लिख दिया, डिडक्शन नहीं है, ये टैक्स क्रेडिट है। आई अपोलोजाइज फॉर दैट। टैक्स क्रेडिट इससे मिलता होता है। ठीक है, तो क्या है कि हमने कहा कि एनविटीज़ यूजुअली टैक्सेबल होती हैं, लेकिन अगर ऐसी कोई एनविटी हो, ऐसा कोई प्रीमियम हो जो कि अप्रूव्ड फंड में कंट्रीब्यूट हुआ है, तो उसे टैक्स क्रेडिट मिलेगा। लेकिन ये जो दूसरा केस है, ये वाला केस आपके पास यूजुअली पेपर में टेस्ट नहीं होता, एट दिस स्टेज ये वाला टेस्ट हो रहा होता है। तो यूजुअली जो भी आपके पास एनविटीज़ आएंगी वो आपने चार्जेबल टू टैक्स कर देनी है। याद रखिएगा, यूजुअली जो भी एनविटीज़ आएंगी वो चार्जेबल टू टैक्स कर देनी है। सिर्फ एक प्रीमियम अप्रूव्ड फंड में होगा तो वो टैक्स क्रेडिट आपको अलाउड होगा। तो इस तरह से आपने इसे करना है। इसकी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल भी करेंगे लेटर ऑन, लेकिन फॉर प्रोविजन पर्पस ये थ्योरेटिकली चीज़ है। अगेन आगे क्या है? अप्रूव्ड सुपर इनोवेशन फंड। ये क्या चीज़ है? सुपर से शो हो रहा है कि रिटायर होने के बाद भी मैं सुपर डुपर लाइफस्टाइल गुजारना चाहता हूँ, कुछ फंडिंग मेरे पास होनी चाहिए ताकि मैं सेफ़ एंड सिक्योर हूँ, और या फिर इन केस कोई प्रॉब्लम आ जाती है मेरी लाइफ में तो मेरे पास एक सुपर पावर होनी चाहिए इन फॉर्म ऑफ फंड, ताकि मैं उसको एक्सरसाइज कर सकूँ। तो क्या है इसमें? जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो एग्जेम्प्ट है, इंटरेस्ट जो है वो भी एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा कोई अगर सुपर एनुएशन फंड अप्रूव्ड है और उसमें से पेमेंट होती है अपॉन डेथ ऑफ अ बेनिफिशियरी, कि जो बेनिफिशियरी ने कंट्रीब्यूशन किया हुआ था उसकी डेथ होगी, उसके पीछे जो रिश्तेदार रह गए थे उनको कोई अमाउंट अब रिसीव हो रही है, तो वो भी एग्जेम्प्ट होगी। सिर्फ एक चीज़ चार्जेबल टू टैक्स है, और वो क्या है? कोई भी कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉई ने ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम क्लेम कर लिया उस फंड में से, वो चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा। बाकी सारा का सारा
एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसके अलावा ये एक सेपरेट प्रोविजन है, सुपर एनुएशन फंड का पार्ट नहीं है ये सिर्फ मैंने यहाँ इसलिए डाली थी कि छोटी सी थी और बॉक्स बना हुआ था, स्पेस भी थी, तो मैंने यहाँ ऐड कर दी। बेनिवोलेंट ग्रांट पेड फ्रॉम बेनिवोलेंट फंड, कोई भी ग्रांट जो पे होगी, बेनिवोलेंट ग्रांट ये भी रिटायरमेंट पे रिसीव होती है, तो ये भी एग्जाम्प्ट होगी। मुख्तलिफ नाम है और ट्रीटमेंट्स इनकी इस तरह से आपने याद रखनी है पेपर के अंदर। तो फंड हो गया, सुपर एनुएशन और एन्युइटीज़ भी हो गया। हमारे पास रह गए अदर बेनिफिट्स। ये समझने के लिए आप एक कॉन्सेप्ट माइंड में रखें कि जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे एम्प्लॉय जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अगर उसी इंडस्ट्री की सेम सर्विसेज रिसीव कर रहे हैं तो वो चार्जेबल टू टैक्स नहीं होंगी, यानी उसकी सैलरी में ऐड नहीं होगा। हमने एक रूल इस्टेब्लिश किया था, हमने कहा था कि एम्प्लॉयर से कोई भी बेनिफिट है वो टैक्सेबल सैलरी में ऐड हो जाएगा, लेकिन इस केस में ऐड नहीं होता। किस केस में? कि अगर रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट वाले अपने एम्प्लॉयज़ को फ्री फूड देते हैं तो एम्प्लॉय की सैलरी में कुछ भी ऐड नहीं होगा। इसी तरह नियर पेयर वाले अगर मुझे फ्री कोर्सेज देते हैं तो मेरी टैक्सेबल सैलरी में वो कोर्सेज की अमाउंट ऐड नहीं होगी। इसी तरह कोई हॉस्पिटल वाले मेंबर्स हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रीटमेंट देते हैं, वो भी चार्जेबल टू टैक्स नहीं होगी। तो सेम इंडस्ट्री वाले चार्जेबल टू टैक्स नहीं होंगे क्योंकि उनको कोई मार्जिनल कॉस्ट बेयर नहीं करनी पड़ी। नियर पेयर मुझे फ्री कोर्सेज जब देता है तो उनको कोई मार्जिनल कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर नहीं करनी पड़ती। अपने कोर्सेज में से कुछ कोर्सेज मुझे वो फ्री दे देते हैं। लेकिन अगर नियर पेयर लेट्स से इन हाइपोथेटिकल सिनेरियो एक हॉस्पिटल होता और फिर वो मुझे कोर्सेज देते, तो फिर क्या होते, कहीं बाहर से बाय करके देते, इन दैट केस उनको एक मार्जिनल कॉस्ट बाहर पे करनी पड़ती ताकि वो मुझे कोर्सेज दे सकें। तो फिर क्या होता, फिर चार्जेबल टू टैक्स हो जाता, अदरवाइज चार्जेबल टू टैक्स नहीं होता क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और कोर्सेज दे रहे हैं तो चार्जेबल टू टैक्स नहीं होगा। इसी तरह मेडिकल ट्रीटमेंट अगर किसी हॉस्पिटल वाले एम्प्लॉयज़ को मिल रही है तो चार्जेबल टू टैक्स नहीं होगी, और उसकी रीज़न यही है कि एम्प्लॉयर को कोई मार्जिनल कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ रही। लेट्स से अगर हॉस्पिटल ना होता, कहीं बाहर एम्प्लॉयज़ जॉब करते होते, ऑफिस में जॉब करते होते और उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री होती, तो उसका जो उसकी जो कॉस्ट थी वो एम्प्लॉयर को पे करनी पड़ती, बाहर हॉस्पिटल में पे करनी पड़ती, इसलिए वो चार्जेबल टू टैक्स हो जाती है। लेकिन अगर हॉस्पिटल खुद ही अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ ट्रीटमेंट दे रहा है तो वो बाहर से कोई सर्विसेज ख़रीद के नहीं दे रहा, अपने ही एम्प्लॉयज़ को दे रहा है, इसलिए एम्प्लॉय की सैलरी में कुछ भी अमाउंट ऐड नहीं होती। याद रखिएगा, सेम इंडस्ट्री वाले आपने ऐड नहीं करने। जब ज़्यादा सारी प्रोविजंस होती हैं ना, फिर मिक्स हो जाता है पेपर के अंदर। ऊपर समटाइम्स हम नहीं पढ़े होते कि कंपनी जो है वो किस बिज़नेस में इन्वॉल्व है, और नीचे कोई परक्विजिट दिया होता है, उसकी वैल्यू लिख के आ जाते हैं पेपर के अंदर। आपने देखना है कि कंपनी कौन सी है, क्या काम करती है, और उसका एम्प्लॉई अगर सेम इंडस्ट्री में है तो उसको कोई सर्विसेज रिसीव हुई हैं तो वो चार्जेबल टू टैक्स नहीं होंगी अंडर हिज हेड सैलरी। यहाँ पे हम एंड करते हैं इस लेक्चर को। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वन वी विल डिस्कस फर्दर। अभी कोई क्वेश्चन है आपके पास तो मेक श्योर यू राइट देम डाउन और मेक श्योर यू रिप्लाई, मेक श्योर दैट यू ड्रॉप अस अ मैसेज सो दैट वी कुड रिप्लाई यू, वी कुड डिस्कस योर क्यूरीज। और इसके अलावा भी कोई चीज़ है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, सीए से रिलेटेड, तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।